अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार मज़हर बल्लास साहब और अली रज़ा अलवी साहब, और इसके साथ साथ आज हमने खुसूसी दावत दी है सैयद समर अब्बास को, वो भी आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। इस सबसे पहले मज़हर बल्लास साहब का पैगाम और फिर प्रोग्राम के अपने टॉपिक्स की जानिब बढ़ेंगे। जी बल्लास साहब। जी ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्बे साबिक़ हस्बे रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख हो। जी भट्टी साहब। जी बहुत शुक्रिया बल्लास साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और मरीम नवाज़ में आज भी लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और इमरान खान ने एक ट्वीट के अंदर मरीम नवाज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीडीएम और मरीम नवाज़ अदलिया पर हमला करके इंतखाबात से फरार चाहते हैं, जिसके जवाब में मरीम नवाज़ ने भी इमरान खान को कहा कि वो साजिशों का बादशाह हैं, जबकि उन्होंने कहा कि जिसको बिगड़ी शहजादी आपने कहा है वो देखिएगा आपको कैसे मात देती है। इसके साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर कबल एक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें ये जो इंतखाबात का मामला है उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए 2 सुप्रीम कोर्ट के जजी साहबान को इस फुल कोर्ट के बेंच से अलग करने की इस्तदा की गई है। इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने बिलाखिर एक तवील अरसे के बाद 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया है, जबकि अदालत से भी रुजू किया गया है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि हुकूमत की कफायतशारी मुहिम के साथ दिफाई इदारों ने भी यह फैसला किया है कि वो अपने अखराजात में कमी करेंगे और इस सिलसिले के अंदर क्या डायरेक्शन जारी की गई है और वफाकी महकमों के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी कड़ी शराइत के ऊपर अमल दरामद करना होगा कफायतशारी को यकीनी बनाने के लिए, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि IMF के साथ हुकूमत का जो मुआहिदा था वो तय पाने के करीब पहुंच गया और एक बहुत मुश्किल एक और शर्त जिसमें पॉलिसी रेट में 2% इजाफा करने का मुतालबा किया गया है IMF की जानिब से। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात के ऊपर भी इत्तफाक कर लिया है कि आप हमें हतमी मुआहिदे की अनाउंसमेंट दें और हम पॉलिसी रेट में इजाफा करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे वो उस अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी के बारे में जो हम मुसलसल उसके डिफरेंट पहलुओं आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, कि किस तरीके के साथ MD नॉर्दर्न और MDO जुडिशियल को क्यों हटाया गया, दस्तावेज की रोशनी में आपको बताएंगे कि कौन सा सबसे बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगा जिसके नतीजे में हुकूमत को ये कड़ा इकदाम करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक की जानिब। बल्लास साहब से जानेंगे। बल्लास साहब, आज ट्वीट्स के जरिए से लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और इमरान खान साहब ने एक इल्जाम आयद किया है कि पीडीएम और मरियम नवाज अदलिया पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात से फरार उन्हें मिल जाए। तो क्या अदलिया मरियम नवाज हों या पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ उनकी बयानात हों, क्या उनके दबाव में आकर इंतखाबात का जो एक केस वहां पर जारी है उसके ऊपर क्या उनके बयानात असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं असरअंदाज हो सकते। मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं कि काश दोनों जमातों के जो सरबराह हैं या लीडरान हैं, काश ये अपने मुल्क का सोचते, अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए ट्वीट करते और अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए कुछ करते। मगर यहाँ सियासत की लड़ाई हो रही और सियासत की इस लड़ाई में देखिए दोनों तरफ से अगर आप देखिए तो मरियम नवाज साहबा भी जो उन्होंने सरगोदा के जलसे में किया वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, उन्होंने गलत किया। और हमारी अदलिया के तमाम जज मुअज़्ज़ज़, और ये जो आज दरखास्त इन्होंने दे मारी है, ये भी बड़ी अजीब बात है कि आप 2 जजेस को निशाना बना रहे हैं। बाकी जो इमरान खान ने बातें की, देखिए एक माजी की तस्वीर सबके जहन में है, वो आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, मुल्क की अदालती तारीख जानने वालों के जहन में है कि किस तरह 97 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे मुस्लिम लीग नून के कारकुन। उसमें MNAs भी शामिल थे, MPs भी शामिल थे। तो तारीख तो एक है कि हमारी एक सियासी पार्टी हमारी आला तरीन अदालत पर हमलावर हुई थी। तो अब उससे हमें बचना चाहिए। हमें इस तरह की जो चीजें हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए और हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। ये तो ये समझ नहीं आती
कि इस पे ठीक है, अदलिया अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, एक आईनी मामले की तशरीह गई हुई है बिल्कुल। तो अदालत कर दे। जजों को जलसों में, ट्वीट्स में क्यों घसीट रहे हैं आप? अदालतों को क्यों घसीट रहे हैं अपने ट्वीट बल्ला में? साहब, इमरान खान साहब का ये पहला ट्वीट सामने आया ना, और इमरान खान साहब को तो अदालतों से बहुत तवील अरसे तक रिलीफ मिला और इन अदालतों के ऊपर एतमाद भी करते थे, इनकी तारीफ भी करते थे। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके के साथ उन चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की है पीडीएम और मरीम नवाज के बयानात के जरिए से, तो ये क्या ना मुनासिब नहीं है कि कोर्ट के ऊपर फुल आपका ट्रस्ट रहना चाहिए? और हम सबको भी जैसा कि ट्रस्ट है कि कोर्ट आइन और कानून की रोशनी में बिल्कुल आज़ादाना तरीके के अंदर अपना फैसला करेगी, जो भी फैसला सामने आएगा। तो इमरान खान साहब को ऐसी ट्वीट से इज्तनाब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मगर इमरान खान ने एक निशानदेही की है, जो निशान मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं, कि मरीम नवाज साहबा को जजेस की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी और जजेस का नाम ले लेकर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आप फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप शख्सियात पे, जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उन पे, और अभी उसका फैसला भी नहीं हुआ। बिल्कुल। जो चीज कोर्ट में है उसका फैसला भी नहीं हुआ, पहले से ही आप मतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है भट्टी साहब, जी। अदालत के जज ना इस तरफ देखेंगे ना उस तरफ देखेंगे, वो कानून और आइन को देखेंगे बिल्कुल और सही। कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। बिल्कुल सही। बल्ला साहब, यहाँ पे नहीं। हमें ज्वाइन किया है सैयद समर अब्बास ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियेकार हैं। समर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। समर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी क्रिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपका बड़ा एक क्लोज लाइजॉन रहा है इमरान खान साहब के साथ भी, पीटीआई को बहुत करीब से आप जानते हैं, आपने उनको कवर किया और रिसेंटली आपने सदर मुमलिकत का इंटरव्यू भी किया। जो एक पॉलिटिकल मैस क्रिएट हुआ है, जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको कोई ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं मिली कि कहीं पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करे और इल्ज़ाम तराशों की बजाय और सियासी इंतकाम का निशाना एक दूसरे को बनाने की बजाय कोई आगे बढ़े? सियासतदान तो कभी बंद गली में दाखिल नहीं होते, वहां पर क्या विजडम प्रिवेल कर रही है और आने वाले दिनों में कोई ब्रेक थ्रू आपको एक्सपेक्ट नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया सुहेब इकबाल भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जो तहरीक इंसाफ है और जो नून लीग है, बड़ी जो इस वक्त तरीक है वो तो नून लीग है पीडीएम की तरफ से, जो इस वक्त एक पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन हो, दूसरी चाह रही है इलेक्शन ना हो। तो इस सारी लड़ाई के अंदर अब अदलिया जो है वो इस वक्त सेंटर स्टेज पे आ गई है और एक फरीक जो है वो अदलिया पे प्रेशर डाल के अदलिया को दबाव में ला के अपना हदफ हासिल करना चाहता है। वो हदफ है इलेक्शन ना होना, मुल्क में इलेक्शन का अल्तवा, कि सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें तारीख ना दे दे या इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला ना दे दे इलेक्शन के होने के हवाले से। दूसरा फरीक जो है वो भी कोई अदलिया का इतना ज्यादा कोई बड़ा, कोई मैं कहूंगा उससे कोई इतना बड़ा कदरदान नहीं है। जब उनके खिलाफ फैसले आए, चाहे वो कासिम सूरी की जजमेंट की जो रूलिंग थी उसको उड़ाए जाने के बारे से फैसला था, उसमें बड़ी शदीद अदलिया पे बड़ी शदीद तनकीद हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। प्रॉपर कैंपेन चली थी, आपको याद है कि नून लीग के एमएनए का ससुर बना दिया था चीफ जस्टिस को, इतनी खौफनाक किस्म की कैंपेन पीटीआई की तरफ से रन की गई थी जब उनके खिलाफ फैसला आया था। वो भी अदलिया के इतने बड़े सेवियर नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बन गया है, इससे उन्हें इलेक्शन पंजाब और केपी के अंदर मिल जाएगा। इसलिए अब खान साहब अदलिया के सेवियर बन के आ गए। दोनों का मकसद जो है अपना अपना हदफ हासिल करने के लिए, एक अदलिया का सेवियर बन गया, महाबत बन गया है, दूसरा अदलिया का नकाद बन गया है कि प्रेशर में ला के नून लीग चाह रही है कि हम इतना प्रेशर में ले आए सुप्रीम कोर्ट को कि वो फैसले ना सुनाए। दूसरा, नून लीग का इसमें मकसद ये भी है, ये जो सारी इस वक्त कैंपेन मरीम नवाज की तरफ से रन की जा रही है, जिसका अभी मजहर बल्ला साहब जिक्र भी कर रहे थे, उसके दो बड़े अहदाफ है भट्टी साहब। एक तो हदफ यह है कि इतना ज्यादा अदलिया को स्कैंडलाइज कर दिया जाए कि वो कोई ऐसा फैसला ना सुनाए इलेक्शन के हवाले से। दूसरा बड़ा हदफ इसमें मरीम नवाज साहबा का यह है, चूंकि आजकल आपको पता है वो तंजीम नो के लिए निकली हुई है, कारकुनान के अंदर अपनी पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रही है। तो जिस तरह की कारकर्दगी नून लीग की है, आप जब अवाम के अंदर जाते हैं, कोई अवाम के अंदर जाते हैं, तो आपको तीन चीजें चाहिए होती है, रेसिपी जो होती है पजीराई हासिल करने के लिए, अवाम में पॉपुलैरिटी के लिए। उस रेसिपी में तीन बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला होता है आपकी कारकर्दगी, दूसरा होता है आपके पास कोई प्रोग्राम होता है, तीसरा होता है आपके पास कोई बयानिया हो, मुजामती बयानिया पर्टिकुलरली। तो नून लीग के पास ना कारकर्दगी है, ना कोई उनके पास आगे के लिए कोई प्रोग्राम है, एक बयानिया है जो जबरदस्ती बनाने की कोशिश की। तो आगे का तो अभी वक्त का तयन होना बाकी है समर, लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है, चले यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें पेंडिंग हैं, खुद नोटिस पे कार्रवाई भी जारी है, आइंदा वीक समाप्त होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत किसी भी इस किस्म के बयानात के ऊपर असरअंदाज, अदालत की कार्रवाई पर ये बयानात नहीं हो सकते। लेकिन
जो मरियम नवाज साहबा ने आज एक जवाबी ट्वीट में इमरान खान को जवाब दिया, वो कहती हैं कि जेवर और तोशाखाना का जो स्कैंडल था उससे आपका बयाना दफन हो चुका है और अब आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, ये उनका दावा है। तो आप समझते हैं कि जो तोशाखाना का स्कैंडल है, ममनुआ फंडिंग है और ये दो और कुछ केसेस इमरान खान से मुतल्लिक, आने वाले दिनों में उस पर फैसला आते इंप्लीमेंटेशन होती है, तो क्या इमरान खान का बयानिया और उनकी जो स्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल आपने भट्टी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब आपने निशानदेही की। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था जहां आपने बात की है, जो आपने इशारा किया है कि आज जो खास साहब अदलिया के सेवियर बने हुए, अदलिया के मुहाफिज बने हुए सबसे बड़े, वो कोई अदलिया के इतने बड़े कोई खैर खा नहीं है किसी भी इदारे के, वो अपने मकसद के अपने मतलब के खैर खा हैं। बिल्कुल सही। आने वाले दिनों में जिस तरह से आप देखें ना, अगले 14 दिन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट केसेस खान साहब के आ रहे हैं। एक, उन्होंने 28 तारीख को बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है, जो उनका फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मामला है। फिर 3 मार्च को खान साहब ने पेश होना है इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पे, जो उनकी हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी, वो उस केस में वो खत्म हो रही है। तीसरा, खान साहब को 9 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से नैब तमाम तकाजे पूरे कर रही है, एक एक कदम उठा के जाके उनको घर पे नोटिस डिलीवर भी कर रही है, तो उससे नैब के इरादे तो यही लग रहे हैं कि वो तमाम तकाजे पूरे कर रही है। कल वो गिरफ्तारी अगर करते हैं खान साहब की, तो उसमें कहीं कोई लीगल हिच एंड ग्लिच ना आ जाए, तो वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। तो कल को अगर अदालत से कोई खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता, नाअहली का या गिरफ्तारी पे जमानत नहीं मिलती, तो फिर भी वो अदलिया के इतने ही बड़े खैरखा होंगे, अदलिया के हवाले से इतने अच्छे बयान देंगे। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, बिल्कुल ऐसा ही है। की आप बात कर रहे हैं भट्टी साहब, और जो मरियम साहब की आपने बात की, उनका हदफ है जो एक तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा था कि जजेस शायद प्रेशर में नहीं आएंगे, तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पीर या मंगल तक मैक्सिमम लग ये रहा है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, बहुत कभी इम्कान है कि मरियम नवाज साहबा को तौहीन अदालत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट से जारी हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर दे रहे हैं और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपकी, अगर ऐसा है तो। जी हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगले हफ्ते मरियम नवाज साहबा को सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाएगा, और इस पे जजेस जो हैं उन्होंने एक स्टैंड ले लिया हुआ है कि वो, और ये मौक़िफ़ या अदालत का भी अदलिया का भी उन्होंने स्टैंड ये लिया है कि कल को अगर जजेस के ऊपर एतराज उठना शुरू हो गया, तो फिर तो हमारा कोई भी बेंच काम ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। आइन में भी प्रोटेक्शन है जजेस को, आप उनके ऊपर बराह रास्त तनकीद नहीं कर सकते। जी हाँ, वो मामला तो यही है, जजेस की कोशिश तो यही है। और अगर है भी भट्टी साहब, अगर किसी ने गलत किया है, किसी भी A, B, C किसी भी जज ने अगर कुछ गलत किया है, कोई माली बदउनवानी है या कहीं किसी को नाजायज फेवर दिया, मिसकंडक्ट का कोई जज अगर मुर्तकिब हुआ है, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फोरम बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल दुरुस्त का समर। यहाँ पर अली रजा अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरूर जानना चाहेंगे। अली रजा अलवी साहब, समर की गुफ्तगू को भी आपने सुना, और बिलखसूस जो मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट है वो भी आज आपके इल्म में है, तो क्या आप समझते हैं जो तौहीन अदालत का अगर नोटिस उन्हें जारी हो जाता है, तो क्या मरियम नवाज खामोश हो जाएंगी, जो उन्होंने एक लाइन ली हुई है बिलखसूस बहुत सख्त अंदाज में, बिलखसूस 2 जजेस के हवाले से उनका बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या वो इस अपने मौक़िफ़ के ऊपर पीछे हटेंगी, या इसी तरीके के साथ वो अपने जो बयानात के अंदर अदलिया को और उनके बिलखसूस 2 जजेस को निशाना बनाती रहेंगी? भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अब तक की तो जो मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जलसों में, अपने टीवी टॉक शोज में आज तक जजेस की तौहीन की है, जब उनको तौहीन अदालत के नोटिस का सामना करना पड़ा है और जब उनको पेशियां पड़ी हैं, तो वहां उन्होंने आके इफ एंड बट्स के जो है ना उसका फैसला किया, उसकी बात की, उसके पीछे छुपने की बात की, अगर मगर शगर के पीछे रहे, मेरा ये मतलब नहीं था, ये नहीं था, वजाहतें देते रहे, और बाद में उसके लिए उन्होंने माफियां भी मांगी। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जिन्होंने पहले मसल्स दिखाए और बाद में जाके वहां पेश होने के मौके पर जब समझा कि अब मामला खड़ा हो गया है, अब किसी शिकंजे में आ सकते हैं, तो माफियां भी मांग ली या उसकी झूठी सच्ची वजाहतें पेश कर दी। बिल्कुल सही। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त हो और ऐसा ही हो कि जैसा वो कह रहे हैं उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाता है और उन्हें अदालत तलब कर लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि अदालत के अंदर खड़े होके वो इस तरह की ट्यून अपनाएंगे जिस तरह की जिससे में अपनाई गई है। बिल्कुल। दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त कहा, बरलास साहब ने भी जो शुरू में बात की कि इनको अभी अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अवाम की जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से 2-4 है और जीना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है मुसलसल और मुसलसल। लेकिन ये लफ्जी गोलाबारी की समझ नहीं आ रही कि किस बुनियाद पे ये लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब के क्या काबिल फख्र कारनामा है जो उन्होंने अपने 4 साल दौर में कोई तीर चलाए हों, कोई दूध की और शहद की नहरें बहा दी हों इस मुल्क की मईशत के लिए,
और इस मुल्क के आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के दुरुस्त लिए। कहा, वो कहते हैं मैं तो बेख्तियार था, मैं क्या कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर उनका तकाबली जायजा लें, जब उन्होंने इख्तिदार संभाला तो उससे पहले अशिया खुर्दोनोश और आम लोगों आम चीजों की क्या कीमतें थी और उन्होंने अपने दौर में क्या की, और उसके बाद ये जो आए जिन्होंने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए, चाहे बिलावल साहब हो चाहे मरियम साहबा हो, तो इन्होंने उसके आगे काम शुरू कर दिया। और आज अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो लगता है कि इमरान खान का जमाना जन्नत का दौर था और इनका जहन्नम का दौर है। तो बात यह है कि क्या है ना, इमरान खान के पास अवाम के लिए, अवाम को कुछ नहीं दिया इमरान खान ने और न ही इन्होंने कुछ दिया है। वो भी नारेबाजी और जज्बातीपन की पाए, नारेबाजी और जज्बातीपन पाए, और सियासत में उन्होंने भी फकड़पन की बुनियाद रखी, शख्सियात को और इदारों को नाम ले लें। अलवी साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ कफायशारी मुहिम के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है, और उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIFA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है उसमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, क्या कोर्ट से इस्तदा की गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन कुछ रोज से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस हुआ, उस पर बहुत से बयानात कौमी असम्बली के अंदर गर्मा गर्म तकरीर होती रहीं, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बेंच की तश्कील थी उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कोर्ट रूम नंबर 1 में भी और पार्लियामेंट और मुख्तलिफ जगहों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। लेकिन अब बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर यह दरखास्त दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जो खुद नोटिस वाला मामला है इसके ऊपर एक तो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और उसके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन को फुल कोर्ट बेंच में शरीक ना किया जाए, उसके ऊपर उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अली रज़ा अलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मामले के ऊपर जो ये फुल कोर्ट बेंच कायम करने की इस्तदा की गई है, उससे पहले आपको सुनवाएंगे 2 शॉट है हमारे पास, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अताउल्लाह ताड़ा साहब का शॉट है, ये सुनिए और फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। जी, एक ही पार्टी है इस मुल्क में जिसने जजों को बाकायदा जाके खरीदा और बेंच से चीफ जस्टिस को काम करने से रोका गया, और वो ये मौजूदा हुकूमत में शामिल शहबाज शरीफ की पार्टी नून लीग है, और अब उनके साथ ये पीपल्स पार्टी और JUIB जो है वो मिली हुई है। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद, इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। निज़ाम अदल जिसमें एक लाडले को सहूलियात मुयस्सर हैं, और जहाँ पे ऑडियोज आ रही हैं, जहाँ पे ये माली मामलात हैं, जहाँ पे प्लॉटों के मामलात हैं, तो क्या उस बेंच से अलहदा नहीं हो जाना चाहिए 2 जज साहबान को? और क्या ये हमारा हक नहीं है कि आईनी तशरीह का मामला है उस पे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के इसका फैसला करें? पाकिस्तान बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है, तमाम सूबाई बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है। क्या इन रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा? अली साहब, आपने दोनों साहबान के अपने शॉट सुने, मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह ताड़ा साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो जो मुतालबात आज दिन को कर रहे थे उनकी रोशनी में एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब दरखास्त भी दायर हो गई है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब भी अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। एक बड़ी बात ज़ेर बहस रहती है अक्सर कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो उनकी चॉइस के मुताबिक फैसले हैं उसकी वो तारीफ़ करते हैं, और उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक फैसले ना आए तो तनकीद करते हैं। तो हमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भरपूर एतमाद रखते हुए इसके केस को कंक्लूड होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, या जो दरखास्त दायर हुई है उसके मुताबिक 2 जजेस को अलग हों, फिर ही ये जमातें मुतमईन होंगी और फिर इस फैसले को मानने के लिए वो अपना को जहन साजी करेंगी? भट्टी साहब, एक तो अगर लीगल पोजीशन की बात की जाए तो कानूनी तौर पर ये किसी को भी एतराज करने का हक हासिल होता है मुकदमात केसेस में, कि अगर उनको लगे कि ये जज बाइस्ड है तो ये फरीक हमेशा ये होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है कि ये शामिल ना हो सुनवाई में। ये और बहुत सारे जजेस जो हैं आज खुद भी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या इस तरह की चीज होती है, या अगर उन पर अदम एतमाद किया जाता है सही, तो वो खुद ब खुद वो उससे बेंच से अलहदा हो जाते हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं होगा, उससे पहले भी होता आ रहा है। और इसमें
कल भी नाइक साहब ने, फारूक नाइक ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अदालत में जब वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने बड़ी अदब से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुझे इन फाजिल जज साहिबान की इज्जत और तकरीम से कोई जरा भी, मैं सारे मुंह भी इनराफ नहीं कर सकता, मेरे लिए काबिल इज्जत है, वाजिबुल इहतराम है, लेकिन मुझे जो पार्टी पॉलिसी की हिदायत दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि मैं ये गुजारिश करूँ। आज फिर बाकायदा दरखास्त भी होगी इस हवाले से कि ये साहिबान जो हैं कि इसमें शामिल न हो, और उन्होंने उनका रेफरेंस भी दिया पिछले केसेस पे जो मामला हुए हैं वो सबके सामने, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें जो हुई हैं और उसमें हमें लगता है कि ये इन्होंने इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा या पार्टी बने हैं या जो भी है। देखिए ये तो अलमिया यहाँ मौजूद है कि किसी के हक में अगर फैसला आ जाता है तो वो तो बड़ी बगले बजाता है और बड़ा खुश होता है, जैसे फवाद चौधरी साहब आज मीटिंग कर रहे थे जी, तो बड़ी प्यारी बातें लग रही थी, वो अच्छी बातें, लेकिन फवाद चौधरी साहब के अगर अपने आर्काइव से कोई माजी वाले क्लिप निकलवा लेते आपको ये भी नजर आ जाते तो ये जो कुछ इन्होंने बातें की हुई हैं, और खुद इमरान साहब की भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी जो उन्होंने गुफ्तगू की हुई है। ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के दामन पे एक ये धब्बा है कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था, इन्होंने पैरेलल कोर्ट बनवाई थी, और ये चाहे जितना मर्जी कर लें, तारीख तो जो है बड़ी बेरहम है ना, वो तो वाकयात और हकायत पे है, आपकी मर्जी से तो लेकिन उसके बाद इसी मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े सख्त फैसलों का सामना भी करना पड़ा, तनख्वाह ना लेने के ऊपर नवाज शरीफ साहब नाअहल भी हुए, तो ऐसे फैसले भी तारीख का हिस्सा हैं। बेशक ये बात दुरुस्त है, सख्त फैसले भी हुए हैं और उधर से भी इस तरह के वाकयात किए गए थे, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, एक अमूमी तासुर भी पाया जाता है, अवाम में भी ऐसा तासुर पाया जाता है, और खुद पीडीएम की लीडरशिप भी इस बात का बार बार इजहार भी करती है, मरीम नवाज भी इस बात का इजहार करती है कि लगता है जैसे कि बहुत सारे लोग जो उनके लिए इस्तेलाह इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लगता है कि लाडला आज भी किसी न किसी का लाडला है और उनके लिए कोई लिमिट इख्तियार किया जाता है, तरीक़ाकार, वो सख्ती नहीं की जाती, और जिस तरह की वो लबो लहजा हमारे मुकद्दस इदारों के लिए करते हैं, मुसल्लम बाज के लिए करते हैं या करियर दूसरे इदारों के लिए करते हैं, तो इतनी अगर कोई नेशनलिस्ट कोई ऐसी करे तो वो तो लापता हो जाए या उसके साथ पता नहीं क्या कर जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, अगर कोई और ऐसी बात करे तो शायद वो लापता हो जाए, उसे बड़ी संगीन कार्रवाई का सामना करना पड़े। बरलास साहब से जानेंगे। बरलास साहब, आज दोबारा अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इस बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को आज भी लाडला होने की वजह से बहुत सी सहूलियात मुयस्सर हैं और अब ये इम्तियाजी सलूक खत्म होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब, जिन्हें खुद बहुत से गिले शिकवे हैं, जो खुद बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्या आज भी उन्हें वो लाडले वाला किसी इदारे से, किसी जगह पे उन्हें वो ऐसी फैसिलिटेशन मिल रही है, या मामलात कानून और आइन की रोशनी में ही देखे जा रहे हैं? देखिए, लाडले का अभी मैं नतारा कर देता हूँ। अली रजा अलवी साहब ने भी लाडले का लफ्ज बोला और तारड़ साहब भी ये फरमा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक लोअर जुडिशरी की जज के बारे में कुछ कहा तो तूफान सर पे उठा लिया गया। बिल्कुल वो साबित हुआ कि वो लाडला नहीं था, और लाडली ने 3 दिन हो गए हैं सरगोदा में जजों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और लाडली के साथ अभी भी लाड लड़ाया जा रहा है। उसे वो कुछ तो नहीं कहते कहा। हैं अदालत के नोटिस की तैयारी जारी है। नंबर 2 सुन लीजिए, जी जी, ये जो तारड़ साहब फरमा रहे हैं, ये जरा रात को ख्वाब देखें और अपने दादा हजूर से पूछें कि आप ब्रीफ केस लेके किसको खरीदने गए थे। अब तीसरी बात, ये जो आज इनको लाहौर हाई कोर्ट हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए थोड़ा सा बताते भी जाए ना, किसको खरीदने गए थे? वो जजेस को खरीदने गए थे, और किसको खरीदने गए थे? रफीक तारड़ का। जी जी। दूसरा, आज इनको लाहौर हाई कोर्ट बार में शिकस्त फाश हुई है। ये तो आज इतने बुरे तरीके से हारे हैं कि इनके होश उड़े हुए हैं, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, फलाना कर रही है, तमाम बार से ये इलेक्शन हार गए हैं। लोगों को गुस्सा है इन पे, पब्लिक को गुस्सा है, और वकील भी ज़ाहिर है पब्लिक का हिस्सा है। सब लोगों को इन पे गुस्सा है। इन्होंने 10 महीनों में आम आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और लोगों को घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। इनको पाकिस्तानी लोगों की भी फिक्र है,
ये जितनी लड़ाइयां जो लड़ रहे हैं तो पाकिस्तानी लोगों की फिक्र कर लेते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुकूमत की ड्यूटी होती है पाकिस्तान अपने लोगों की साहब, आपने लोगों की फिक्र करने की बात की, तो लोगों की फिक्र करने के हवाले से एक बड़ा स्टेप सामने आया है। अगरचे के गुज़श्ता हफ्ते वफाकी काबीना की जानिब से यह फैसला किया गया था कि हम कफ़ाये शहरी की मुहिम अपनाएंगे। सरकारी इदारों के हवाले से 24 सख्त तरीन शराइत का जो मरासला है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर बाकी तो कुछ चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें ये भी सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि अब जो वुज़रा हैं बैरून मुल्क सफ़र करेंगे तो इकॉनमी क्लास में करेंगे। अंदरून मुल्क भी सफ़र करना है वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी ने, आपने इकॉनमी क्लास, इकॉनमी प्लस नहीं, बिजनेस नहीं, इकॉनमी क्लास में सफ़र करना है। जो इजाफी गाड़ियां हैं वो आप सरेंडर करेंगे। कोई नई कंपनी सिर्फ वफाकी हुकूमत की काम नहीं कर सकेंगे। बड़ी सख्त शराइत हैं। तो अलवी साहब से जानना चाहूंगा कि अलवी साहब इन शराइत के ऊपर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, और उसके साथ दिफाई इदारों ने भी एक बड़ा स्टेप लिया है कि उन्होंने भी अपने अखराजात में कटौती करते हुए 20 अरब रुपए की बचत का एक प्लान बनाया है। तो जो इनिशियल मैंने आपसे बात की, जो सख्त तरीन शराइत हैं, क्या वफाकी वुज़रा मुमलिकत और ब्यूरोक्रेसी इन कफ़ाये शहरी के हिदायत के ऊपर अमल करेंगी या ये सिर्फ कागजों की हद तक रहेंगी? होना तो चाहिए। ये बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म ने अगर ये काम किया है तो ये काबिल सताइश है, लेकिन ये इक़दाम कागजों की हद तक नहीं होना चाहिए और सिर्फ अखबारात में छप जाए और टीवी टॉक शोज पे कोई 2-4 मिनट बात हो जाए तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर अमल होता हुआ नजर आना चाहिए। क्योंकि जब आपका हम तो इनको तजवीज़ देते हैं कि आप एक इकोनॉमिकली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें कि माशी बुहरान है आपके मुल्क के पास। जिस मुल्क के पास तो 4 अरब के एसेट रह जाए, वो भी 80 करोड़ के नए आए हैं, तो वो सूरत जब ज़खायर की सूरत हाल है, चाइना ने कल पर जो आपको कोई थोड़ा बहुत दिया है, तो उसके बाद तो फिर ये आपको करना चाहिए। और ये अमल दरामद के लिए एक कमेटी भी मैं अभी देख रहा था, जो एक लिस्ट जारी की गई है कि कमेटी में वो रेड जोन में हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जारी किया डायरेक्टिव की एक्सक्लूसिव कॉपी हासिल की है, वो हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं। उसके अंदर वुज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई है जो मुसलसल इसको रिव्यू करेगी। जी बिल्कुल। तो वो रिव्यू करे, उनको सख्ती से रिव्यू करना चाहिए और इन इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। और जो मुसल्लह अफवाज की तरफ से ये 20 अरब की बचत की बात की गई है, ये भी बड़ी काबिल सताइश है कि बचत की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हर किसी को बचत करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये भी करना चाहिए कि जिनके ये अपने वसाइल से जीना शुरू करें। इनमें से कोई भी गरीब आदमी नहीं है सियासतदानों में से जो बिल्कुल सही। अली साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। आपने दुरुस्त कहा कि कोई भी सियासतदान गरीब नहीं है, अपने वसाइल पर इनको जीने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। लेकिन कफ़ाये शहरी की जो मुख्तलिफ 14 नुकात जारी किए गए हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी और वुज़रा को उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। उन 14 नुकात पर अमल दरामद करने से नाज़रीन अरबों रुपए की बचत यकीनी तौर पर मुमकिन बनाई जा सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि IMF के साथ मामला किस हद तक फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं और कौन सी एक बड़ी शर्त उनकी मजीद तस्लीम कर ली गई है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF के साथ मुज़ाकरात का तवील सिलसिला जारी है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और अवाम की नज़रें रोज़ाना हुकूमत पर और IMF पर जमी रहती हैं कि कब ये अनाउंसमेंट हो कि मुआहदा हो गया है, IMF की किस्त का इजरा होने जा रहा है और जो महंगाई का तूफान है, जो डॉलर की कदर में बढ़ने का सिलसिला है, वो रुक सके। तो अब मामला उसकी जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। IMF का एक और बड़ा मुतालबा कि पॉलिसी रेट में 2% इजाफा किया जाए। हुकूमत ने वो भी मान लिया है। पावर सेक्टर के हवाले से सरचार्ज आयद करके इजाफी रिकवरी, वो माहदे भी माने जा चुके हैं, तो वो शराइत भी मानी जा चुकी हैं। अब ये मुआहदा कहा यह जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक तय पा जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की नवीद दी जा रही है। बरलाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, महंगाई तो हो चुकी और उसके साथ अवाम का जीना भी माहौल हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग तवक्को किए हुए हैं कि शायद डॉलर की जो कदर है कुछ कम हो जाए, जिसके नतीजे में तवानाई की मसनूआत और दीगर चीज़ें कुछ कदरें शायद सस्ती हो जाएं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुआहदे के अनाउंसमेंट के बाद कोई रिलीफ हुकूमत दे पाएगी अपने वादों के मुताबिक? और कफ़ाये शहरी मुहिम के हवाले से भी आप एक कमेंट करना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि हमें बहसीयत कौम खुद उस रास्ते पर चल पड़ना चाहिए था जिधर ये IMF वाले हमें ले जाना चाहते हैं। हमें अपने अखराजात खुद कंट्रोल करने चाहिए थे, बजाय इसके कि IMF वाले हमें बताते। मैं समझता हूं कि अभी IMF वाले हम पर एहसान कर रहे हैं
कि हम जो कट नहीं लगा सके थे उन्होंने हमें मजबूर किया कि यहाँ यहाँ कट लगाया जाए। सही। अब आपका जो सवाल है कि जी रिलीफ हुकूमत दे पाएगी नहीं दे पाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिर फौर कोई रिलीफ मिल सके। ठीक है। वक्फे से पहले एक बात हो रही थी जी, ब्यूरोक्रेसी और वज़रा के हवाले से। मैं कहता हूं कि उसमें थोड़ी सी तिश्नगी रह गई। जी जी आप देखिए कि जो कांस्टेबल है पुलिस का, जी, वो अपनी बिजली का बिल खुद देता है, अपने घर का किराया देता है, अपनी गैस का बिल देता है, जबकि उसके मुकाबले में जो एसएसपी है या डीपीओ है या डीआईजी है, वो ना तो बिजली का बिल खुद अदा करता है, ना गैस का बिल अदा करता है, और ना ही घर का किराया अदा करता है। बिल्कुल सही। और ना ही अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डलवाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क है जी, वो अपने घर के बिजली गैस सारे बिल खुद अदा करता है। बिल्कुल सही। बिलाल साहब, आपका पॉइंट आगे हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो इम्तियाजी फर्क है, ये खत्म होना चाहिए। एक पुलिस कांस्टेबल की आपने एग्जांपल दी और एक एसएसपी की दी, इस तरह डिप्टी कमिश्नर की एग्जांपल दी। कफायशारी अगर आपने अडॉप्ट करनी है, ऑस्टेरिटी में ये सब पर इक्वल होने चाहिए और ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगली स्टोरी जाने बढ़ेंगे नाज़रीन। हम आपको बताया था कि एमडी नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ आपको बताया था कि उसके फौरन बाद एमडी OGDCL सैयद खालिद सराज सुबहानी को भी ओहदे से हटा दिया गया। अब हमारे पास सरकारी दस्तावेज ऐसी सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि दोनों एमडीज को उनके ओहदे से हटाने की बुनियादी वजह क्या थी। नाज़रीन, वो था उच्च गैस कंप्रेशन का प्रोजेक्ट, जो कि हमने 3 माह कबल अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ एक स्टोरी ब्रेक करते हुए बताया था कि $84 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसको एक डेस्कॉन कंपनी अपने एक जॉइंट पार्टनर के साथ, इसके अंदर सुई नॉर्दर्न भी पार्टनर थी, $84 मिलियन के ऊपर उन्होंने इसको हासिल करके इंप्लीमेंट करना चाहती थी। अब उसमें एमडी सुई नॉर्दर्न का बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, जो कि डॉक्यूमेंट की रोशनी में सामने आया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको हटाने के अंदर उसको एक बुनियादी वजह करार दी है। $84 मिलियन का प्रोजेक्ट, निजी कंपनी का मंसूबा, और ये मंसूबा होना था सूबा बलोचिस्तान में, जहां पे सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का लाइसेंसिंग एरिया नहीं है, उसके कोई रेलिवेंसी नहीं बनती, लेकिन एक कनेक्टिविटी थी कराची ग्रुप के कुछ अफसरान की। उन्होंने सारे मामले को, इस सारे प्रोजेक्ट को तैयार किया। सुई नॉर्दर्न का क्या काम था कि वहां से $135 मिलियन का बिड बॉन्ड जमा करवाया गया बोर्ड की अप्रूवल के बगैर। ये बड़ा हैरानकुन मामला था कि एमडी सुई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी साहब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए, जो कि सरकारी दस्तावेज में मेंशन किया गया है, $135 मिलियन का बिड बॉन्ड जमा करवाया। उसके बाद प्रेशर था अफसरान के ऊपर कि आप $1 करोड़ का परफॉर्मेंस गारंटी भी OGDCL में जमा करवाएं। प्रोजेक्ट निजी कंपनी का, डेस्कॉन का, जबकि बिड बॉन्ड और परफॉर्मेंस गारंटी सुई नॉर्दर्न जमा करवाना चाह रही थी बोर्ड की अप्रूवल के बगैर। और एमडी सुई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी साहब को एक SGM, जो कि उनके एक बड़े ब्लू वाइट तस्वर होते हैं कंपनी के अंदर, वो LPG का प्रोजेक्ट भी देख रहे थे, वो उच्च कंप्रेशन प्रोजेक्ट को भी, और उसके साथ साथ वो बन्नू वेस्ट वेल की जो पाइपलाइन का मामला था, जिसको 70 किलोमीटर के बजाय 270 किलोमीटर के डायरेक्शन पे लेके गए, जो $7 अरब की बजाय $22 अरब बनाने की कोशिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके उनके अंदर वो शरीक थे, वो SGM भी। अब बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू की है। यही वजह थी कि जो MD OGDCL थे, उसको भी ये तस्वुर किया गया सैयद खालिद सराज सुबहानी को कि वो इस मामले के अंदर निजी कंपनी एमडी सुई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी को फैसिलिटेट करते हुए उस प्रोजेक्ट को, जिसको OGDCL के ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड ने खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया कि उनकी जो बिड थी वो पार्शली कंप्लायंस थी, वो पेपर रूल के ऊपर पूरा नहीं उतरती। $84 मिलियन का प्रोजेक्ट हम उन्हें अवार्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इस ओहदे से हटाते हुए रातों रात एक नए एक साहब का तकर्रुर किया गया। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत के इल्म में मामला आया, शायद खक्का नबासी साहब के इल्म में आया, तो उन्होंने एक शानदार रोल प्ले करते हुए इस मामले को उनको ओहदे से अलग करना मुनासिब समझा। और जिन नए MD एमाहियात लक साहब, अब उनका एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। उन्होंने भी इस मामले का नोटिस लेते हुए दोबारा उस मामले को 2 मंसूबे, एक कुनर पसाकी डीप से रिलेटेड मामला था और दूसरा उच्च का मामला, वो ऑडिट डिपार्टमेंट को दोबारा भेजा है कि तमाम कानूनी लिहाज से इसका जायजा लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में OGDCL के लिए यह कोई बड़ा इम्तिहान या कोई बड़ी परेशानी का बायस ना बने। तो ये वो मामला था जिसके नतीजे में एमडी सुई नॉर्दर्न को
घर जाना पड़ा और उसके साथ साथ MD-OG-DCL भी जो 1 माह की छुट्टी लेकर अमेरिका रवाना हो चुके हैं, वो भी अपने इस ओहदे से उनको भी हाथ धोना पड़े। तो नाज़रीन, इस मामले की मजीद जो तहकीकात हम करते हुए मजीद जो उसका फॉलोअप है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।